क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी रिश्ते, किसी व्यापार या रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हैं, तो उसका नतीजा ज्यादातर आपकी नेगोशिएशन यानी बातचीत करने की कला पर ही क्यों निर्भर करता है? जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला, चाहे परिवार के बीच हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो या समाज के स्तर पर, नेगोशिएशन से ही जुड़ा होता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या हर नेगोशिएशन में जीतना ही असली मकसद है, या फिर सच्ची नेगोशिएशन वो है जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट होकर आपसी समझ और भरोसे से आगे बढ़ें? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करती है रॉजर फिशर और विलियम यूरी की मशहूर किताब गेटिंग टू यस। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, आपका अपना चैनल जो न सिर्फ बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों से जुड़े हर श्रोता को दिल से जोड़ता है। उत्तर भारत की गलियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तानों तक, हम सब इस चैनल पर एक साथ जुड़े हैं। यही नहीं, हमारे साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से लेकर दुबई, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के वो लोग भी जुड़े हैं जो हिंदी भाषा को समझते हैं और उसमें सीखना चाहते हैं। यह अपनापन ही हमें जोड़ता है और इस चैनल की असली ताकत बनता है। यहाँ हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। गेटिंग टू यस सिर्फ एक निगोशिएशन की किताब नहीं है, ये हमारी सोच बदलने वाली किताब है जो हमें सिखाती है कि सख्त हालातों में भी समझदारी से बातचीत कैसे की जाए, दूसरों के नजरिए को कैसे समझा जाए और बिना झगड़े या हार जीत की लड़ाई के भी कैसे बेहतर नतीजे निकाले जा सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और जानें कि रॉजर फिशर और विलियम यूरी हमें कैसे नेगोशिएशन की वो कला सिखाते हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। चैप्टर 1, डोंट बार्गेन ओवर पोजीशंस। नेगोशिएशन का मतलब है किसी भी मतभेद या जरूरत को आपसी समझदारी से हल करना। लेकिन ज्यादातर लोग जब नेगोशिएशन शुरू करते हैं तो वे पोजीशंस पर बार्गेनिंग करने लगते हैं, यानी सामने वाला क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं, इसी पर लड़ाई शुरू हो जाती है। मान लीजिए एक कंपनी का मालिक कहता है, मैं अपने कर्मचारी को सिर्फ इतना ही वेतन दूंगा। कर्मचारी कहता है, मुझे इससे 2 गुना चाहिए। दोनों अपनी पोजीशंस पर अड़े रहते हैं। असली सवाल कि वेतन बढ़ाने का कारण क्या है और कंपनी कितनी क्षमता रखती है, यह गायब हो जाता है। पोजीशंस पर बार्गेनिंग करने से 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, यह बातचीत को लंबा और थका देने वाला बना देता है। लोग बार बार वही बातें दोहराते रहते हैं और कोई ठोस हल सामने नहीं आता। दूसरा, यह रिश्तों को खराब कर देता है। जब आप सामने वाले को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर करते हैं तो वो खुद को हारने वाला समझता है और आपके प्रति गुस्सा या नफरत महसूस करता है। तीसरा, यह क्रिएटिव सॉल्यूशंस को रोक देता है। जब आप सिर्फ जीत हार पर अटक जाते हैं तो असली फायदे वाले विकल्प दिखाई ही नहीं देते। इसको समझने के लिए एक छोटा उदाहरण लीजिए। 2 बच्चे एक संतरे पर झगड़ रहे थे। एक कहता था, मुझे पूरा संतरा चाहिए। दूसरा भी वही कह रहा था। अगर मां ने पोजीशंस के आधार पर फैसला किया होता तो शायद एक को संतरा मिलता और दूसरा रोता। लेकिन जब मां ने पूछा, तुम्हें संतरा क्यों चाहिए, तो पता चला कि एक बच्चे को संतरे का रस चाहिए और दूसरे को छिलका चाहिए था। अगर पोजीशंस पर बार्गेनिंग होती तो एक को हार माननी पड़ती, लेकिन इंटरेस्ट्स पर ध्यान देकर दोनों को उनकी जरूरत मिल गई। यही नेगोशिएशन का असली सबक है। फिशर और यूरी कहते हैं कि पोजीशंस पर बार्गेनिंग करने से हम असली मकसद को भूल जाते हैं। नेगोशिएशन में जरूरी यह नहीं है कि आप अपनी जिद मनवा लें, बल्कि यह है कि आपसी समझ से ऐसा हल खोजा जाए जिसमें दोनों पक्षों की जरूरतें पूरी हों। इसलिए पहला लेसन यही है, पोजीशंस पर बार्गेनिंग मत करो। चैप्टर 2, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। नेगोशिएशन का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि लोग व्यक्ति और समस्या को आपस में मिला देते हैं। यानी जब आप सामने वाले से असहमत होते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला ही समस्या है, लेकिन असली समस्या सामने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह मुद्दा है जिस पर मतभेद है। अगर आप इंसान और मुद्दे को अलग करना सीख गए तो नेगोशिएशन आसान हो जाएगी। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने बहुत तेज गाना बजा रखा है। आप परेशान होकर गुस्से में जाकर पड़ोसी से कह बैठते हैं, तुम कभी चैन से नहीं रहने देते। अब यहां आप व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या तेज आवाज है, व्यक्ति नहीं।
अगर आप समस्या को अलग करके कहते, आवाज थोड़ी धीमी कर देंगे तो मुझे आराम मिल जाएगा, तो शायद रिश्ता भी ठीक रहता और समस्या भी हल हो जाती। फिशर और यूरी इस बात पर जोर देते हैं कि निगोशिएशन में 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। वांट, परसेप्शन, धारणा। सामने वाले की नजर से स्थिति को देखने की कोशिश करें। जब आप उनकी नजर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी तकलीफ और जरूरतें क्या हैं। 2. इमोशन, भावनाएं। बातचीत में भावनाओं का बड़ा रोल होता है। अगर सामने वाला गुस्से में है और आप भी गुस्से में हैं तो समस्या कभी हल नहीं होगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो बातचीत बेहतर होगी। 3. कम्युनिकेशन, संवाद। निगोशिएशन का असली आधार साफ साफ और खुलकर बात करना है। जब आप बिना आक्रामक हुए अपनी बात रखेंगे और सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे तो विश्वास बनेगा और गलतफहमी नहीं होगी। एक और उदाहरण देखिए। एक कंपनी के 2 विभाग आपस में लड़ रहे थे। एक विभाग कहता था कि उन्हें ज्यादा बजट चाहिए और दूसरा विभाग कहता था कि बजट सिर्फ उन्हीं के प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए। जब पोजीशंस पर लड़ाई हो रही थी तो माहौल बिगड़ गया। लेकिन जब उन्होंने प्रॉब्लम को अलग करके देखा तो पता चला कि दोनों विभागों का असली इंटरेस्ट एक ही था, कंपनी की ग्रोथ। इस समझ से एक ऐसा हल निकला जिससे दोनों का फायदा हुआ। निगोशिएशन में रिश्तों को बचाना उतना ही जरूरी है जितना समस्या को हल करना। अगर आप व्यक्ति और समस्या को अलग करके चलते हैं तो सामने वाला आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन सकता है। यही निगोशिएशन की सबसे अहम सीख है। लड़ाई व्यक्ति से नहीं है बल्कि असली लड़ाई उस समस्या से है जिसे हल करना है। चैप्टर 3, फोकस ऑन इंटरेस्ट्स नॉट पोजीशंस। निगोशिएशन की सबसे बड़ी समझ यही है कि पोजीशंस यानी जिद्दी मांगों पर अटकने के बजाय इंटरेस्ट्स यानी असली जरूरतों और चिंताओं को समझा जाए। पोजीशंस अक्सर सतही होती हैं। वे इस बात को दिखाती हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, लेकिन वे यह नहीं बताती कि क्यों चाहता है। जब आप सिर्फ पोजीशंस पर बातचीत करते हैं तो निगोशिएशन एक टग ऑफ वॉर बन जाती है, जहां दोनों पक्ष रस्सी खींच रहे हैं और कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता। लेकिन जब आप इंटरेस्ट पर ध्यान देते हैं तो बातचीत एक खोज में बदल जाती है, जहां आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की असली समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। फिशर और यूरी कहते हैं कि हर पोजीशन के पीछे कई तरह के इंटरेस्ट्स छिपे होते हैं, कुछ फाइनेंशियल, कुछ इमोशनल, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ वैल्यूज से जुड़े हुए। नेगोशिएशन में सबसे जरूरी यह है कि आप इन इंटरेस्ट्स को पहचानें। इसके लिए क्यों और किस लिए जैसे सवाल पूछने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक मकान मालिक कहता है, मुझे महीने का किराया 10,000 चाहिए। यह उसकी पोजीशन है। लेकिन अगर टेनेंट पूछे, आपको यह राशि क्यों चाहिए, तो पता चल सकता है कि मकान मालिक को हर महीने बैंक की ईएमआई भरनी है। अब अगर टेनेंट कोई ऐसा समाधान सुझाए जिससे मकान मालिक की ईएमआई समय पर भर सके, तो शायद किराए की राशि कम भी की जा सकती है या किसी और तरह से समायोजन हो सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। 2 देश नदी के पानी को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों कहते थे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। ये उनकी पोजीशंस थीं। लेकिन जब उनके इंटरेस्ट्स को समझा गया तो पता चला कि एक देश को पानी बिजली बनाने के लिए चाहिए और दूसरे देश को खेती के लिए। यहां पोजीशंस टकरा रही थीं लेकिन इंटरेस्ट्स अलग अलग थीं। इसका हल यह निकला कि एक देश ने बिजली बनाने के लिए पानी का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल किया और दूसरे ने खेती के लिए निचले हिस्से का। दोनों का भला हो गया। चैप्टर 4, इन्वेंट ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन। निगोशिएशन को ज्यादातर लोग एक लड़ाई की तरह देखते हैं, जहां अगर एक जीतेगा तो दूसरा जरूर हारेगा। लेकिन फिशर और यूरी कहते हैं कि निगोशिएशन को जीरो सम गेम नहीं समझना चाहिए। निगोशिएशन एक क्रिएटिव प्रक्रिया हो सकती है जिसमें दोनों पक्षों के लिए फायदे के रास्ते निकलें। इसका मतलब है कि आपको ऐसे विकल्प यानी ऑप्शंस खोजने चाहिए जिनसे दोनों को लाभ हो। इसे ही म्यूचुअल गेन कहते हैं। म्यूचुअल गेन के लिए पहला कदम है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी बिना झिझक के जितने हो सकें उतने आइडियाज सोचना। नेगोशिएशन में दिक्कत यह होती है कि लोग जल्दी जल्दी फैसला करना चाहते हैं और तुरंत हाँ या ना में बात खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो कई नए सॉल्यूशन सामने आएंगे।
दूसरा कदम है फायदे के अवसरों को तलाशना। इसका मतलब है यह देखना कि किस चीज का मूल्य किसके लिए ज्यादा है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी और कर्मचारी सैलरी पर नेगोशिएशन कर रहे थे। कर्मचारी कह रहा था, मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए। कंपनी कह रही थी, हम बजट से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर ये पोजीशंस पर अटकी रहती तो टकराव होता, लेकिन जब ऑप्शंस सोचे गए तो हल निकला। कंपनी ने थोड़ी सैलरी बढ़ाई और साथ ही कर्मचारी को फ्लेक्सिबल टाइमिंग, एक्स्ट्रा छुट्टियां और ट्रेनिंग का मौका दिया। इससे कर्मचारी खुश हुआ और कंपनी का खर्च भी बहुत नहीं बढ़ा। यही म्यूचुअल गेन है। तीसरा कदम है विकल्पों को जोड़कर क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाना। कभी कभी अलग अलग आइडियाज को मिलाकर ऐसा हल निकाला जा सकता है जो अकेले किसी एक ऑप्शन से संभव न हो। चौथा कदम है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर फोकस करना। म्यूचुअल गेन का मतलब यह नहीं कि दोनों को हर चीज बराबर मिले, बल्कि यह है कि दोनों को उनकी असली जरूरत पूरी हो। जैसे अगर एक को समय की ज्यादा कीमत है और दूसरे को पैसे की, तो एक पैसा ज्यादा ले सकता है और दूसरा समय की सुविधा। निगोशिएशन का असली जादू तब होता है जब दोनों पक्ष महसूस करें कि उन्हें फायदा हुआ है। यह तभी संभव है जब आप ऑप्शंस इन्वेंट करें और उन्हें म्यूचुअल गेन की दिशा में ले जाएं। म्यूचुअल गेन वाली निगोशिएशन रिश्तों को मजबूत करती है और लंबे समय तक भरोसा पैदा करती है। चैप्टर 5, इंसिस्ट ऑन यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। नेगोशिएशन की सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है, कैसे तय किया जाए कि कौन सही है और कौन गलत। रॉजर फिशर और विलियम यूरी कहते हैं कि निगोशिएशन को आगे बढ़ाने का सबसे सही तरीका है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यानी निष्पक्ष और तर्क संगत मानक का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि आप अपनी व्यक्तिगत पसंद या जिद पर नहीं, बल्कि ऐसे तथ्य, कानून, नियम, प्रचलित मानकों या वैज्ञानिक तर्कों पर भरोसा करें जिन्हें दोनों पक्ष सही और उचित मान सकें। मान लीजिए दो लोग एक जमीन के टुकड़े की कीमत तय कर रहे हैं। अगर वे सिर्फ पोजीशंस पर बार्गेनिंग करेंगे तो एक कहेगा, मैं इसे 10 लाख से कम नहीं बेचूंगा। दूसरा कहेगा, मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। यहां बातचीत रुक जाएगी। लेकिन अगर वे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अपनाएं और आसपास के इलाके की प्रॉपर्टी रेट्स देखें, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या वैल्यूएशन रिपोर्ट्स देखें, तो वे एक निष्पक्ष आधार पर कीमत तय कर सकते हैं। इससे टकराव घटेगा और दोनों को लगेगा कि फैसला न्याय संगत है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नेगोशिएशन को ईमानदार और भरोसेमंद बनाती है। जब लोग महसूस करते हैं कि बातचीत किसी तर्क और न्याय पर आधारित है, न कि किसी की ताकत या जिद पर, तो वे फैसले को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी तैयारी ढीली रखें, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको बातचीत से पहले पूरी रिसर्च करनी होगी, सारे तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करना होगा और बातचीत में उन्हें सामने रखना होगा। फिशर और यूरी कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अपनाने के 3 नियम हैं। पहला, हमेशा ऐसे मानक का सुझाव दीजिए जो दोनों को न्याय संगत लगे। दूसरा, उन मानकों पर चर्चा करने के लिए खुले रहें और उन्हें मजबूती से डिफेंड करें। तीसरा, किसी की ताकत या दबाव में न आए, बल्कि सिर्फ न्याय संगत मानक को ही आधार बनाएं। निगोशिएशन का असली मकसद यही है कि दोनों को एक ऐसा समाधान मिले जिसे वे सही और न्यायपूर्ण माने, और यह तभी संभव है जब आप तर्क और निष्पक्ष मानकों पर अडिग रहें। चैप्टर 6, व्हाट इफ दे आर मोर पावरफुल। निगोशिएशन की दुनिया में अक्सर हमें ऐसे लोगों या संगठनों से सामना करना पड़ता है जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा ताकत होती है। यह ताकत पैसों की हो सकती है, पद की हो सकती है, संख्या की हो सकती है या प्रभाव की हो सकती है। ऐसे हालात में हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमें उनकी हर बात मान लेनी चाहिए। लेकिन फिशर और यूरी कहते हैं कि निगोशिएशन में ताकत का मुकाबला जिद से नहीं, बल्कि समझदारी से करना चाहिए। निगोशिएशन में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपका बांटना, यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो आपका सबसे अच्छा विकल्प क्या है। अगर आप यह जानते हैं कि आपके पास क्या विकल्प है, तो आप किसी भी नेगोशिएशन में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। मान लीजिए आप नौकरी की नेगोशिएशन कर रहे हैं। कंपनी कहती है कि वे आपको 30,000 रुपये महीने से ज्यादा नहीं देंगे। अगर आपके पास कोई और कंपनी से ऑफर नहीं है तो आप दबाव में आकर उनकी बात मान सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास पहले से किसी दूसरी कंपनी का ऑफर है जो 35,000 दे रही है, तो अब आप मजबूती से बात कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर यह नेगोशिएशन फेल हुआ तो आपके पास दूसरा विकल्प मौजूद है। यही बैठना है, वो बैकअप जो आपको आत्मविश्वास देता है। फिशर और यूरी कहते हैं कि अगर सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उसकी ताकत को स्वीकार करें, लेकिन खुद को कमजोर मत मानें। अपनी तैयारी इतनी मजबूत करें कि आपको पता हो कि नेगोशिएशन न होने की स्थिति में भी आप कहां खड़े हैं। जब आप अपना बैठना जानते हैं तो आप किसी भी दबाव से बच जाते हैं। इसके अलावा नेगोशिएशन में क्रिएटिव होना भी जरूरी है। ताकतवर पक्ष को हराने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ऐसे विकल्प निकालिए जिससे वह भी संतुष्ट हो और आपकी भी जरूरत पूरी हो। अक्सर ताकतवर पक्ष भी विन विन सॉल्यूशन चाहता है, क्योंकि जबरदस्ती थोपा गया समझौता लंबे समय तक टिकता नहीं। नेगोशिएशन का यह लेसन हमें यह सिखाता है कि ताकत से डरना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपनी रणनीति बनानी है। ताकतवर व्यक्ति का मुकाबला आप सिर्फ उसी हालत में कर सकते हैं जब आपके पास फैक्ट्स, प्रिपरेशन और मजबूत बर्थ ना हो। ताकतवर से नेगोशिएशन करना हारना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कब कॉम्प्रोमाइज करना है और कब दृढ़ रहना है। चैप्टर 7 व्हाट इफ दे वोंट प्ले। नेगोशिएशन हमेशा आसान नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वह आपकी बात सुनने के बजाय अपनी बात मनवाने पर अड़ा रहता है, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता, या नेगोशिएशन को खेल की तरह नहीं बल्कि जंग की तरह लेता है। फिशर और यूरी इस स्थिति को दे वोंट प्ले कहते हैं। सवाल यह उठता है कि अगर सामने वाला बातचीत में सहयोग नहीं करे तो क्या किया जाए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि नेगोशिएशन एक दो तरफा प्रक्रिया है। अगर एक पक्ष बातचीत से भागता है तो दूसरा पक्ष अकेले समाधान नहीं निकाल सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हार मान लेनी चाहिए। इस स्थिति में सबसे अहम है नेगोशिएशन जुजित्सु। यहां लेखक नेगोशिएशन को एक मार्शल आर्ट से तुलना करते हैं। जैसे जूडो में आप सामने वाले की ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ करते हैं, वैसे ही नेगोशिएशन में भी आपको सामने वाले के हमले का सीधा जवाब देने के बजाय उसे रीडायरेक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला कहे, मैं आपकी किसी भी बात पर चर्चा नहीं करना चाहता, यही मेरी आखिरी शर्त है, तो आप यह कहने के बजाय कि नहीं, मैं यह नहीं मानूंगा, आप जवाब दे सकते हैं, आइए देखें कि आपकी यह शर्त क्यों आपके लिए जरूरी है। शायद हम मिलकर इसका बेहतर हल निकाल सकें। इस तरह आप सीधे टकराव से बचते हैं और बातचीत का दरवाजा खुला रखते हैं। नेगोशिएशन जुजित्सु का असली मतलब है टकराव से बचना और ध्यान को समस्या पर केंद्रित करना। जब सामने वाला हमला करता है तो उसका सीधा जवाब देने के बजाय उसे बातचीत की दिशा में मोड़ देना नेगोशिएशन की कला है। फिशर और यूरी कहते हैं कि अगर सामने वाला नेगोशिएशन को खेलना ही नहीं चाहता तो आप उसे यह दिखाइए कि बातचीत से उसे नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। इसके अलावा इस स्थिति में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी मददगार हो सकती है, जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या किसी न्यूट्रल व्यक्ति का हस्तक्षेप। यह सामने वाले को बातचीत में लाने का एक असरदार तरीका है। चैप्टर 8 व्हाट इफ दे यूज डर्टी ट्रिक्स। नेगोशिएशन का सबसे मुश्किल रूप तब सामने आता है जब लोग साफ सुथरे और ईमानदार तरीके से बातचीत नहीं करते। वे तरह तरह की चालें चलते हैं, आपको डराने, दबाने या गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फिशर और यूरी इनको डर्टी ट्रिक्स कहते हैं। सवाल यह है कि अगर नेगोशिएशन के दौरान सामने वाला धोखे का सहारा ले तो हमें क्या करना चाहिए। डर्टी ट्रिक्स कई तरह के हो सकते हैं। कभी सामने वाला झूठ बोल सकता है, कभी गलत फैक्ट्स पेश कर सकता है, कभी वह आपको समय के दबाव में डालने की कोशिश कर सकता है, जैसे कहना कि आज ही फैसला लो वरना ऑफर खत्म हो जाएगा। कभी वह पर्सनल अटैक्स कर सकता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, और कई बार वह पावर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, जैसे बड़ी बड़ी धमकियां देना या आपकी पोजीशन को कमजोर बताना। ऐसे हालात में सबसे पहली जरूरत है इन डर्टी ट्रिक्स को पहचानना। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला चाल चल रहा है तो आप उसके जाल में फंस सकते हैं। इसलिए नेगोशिएशन के दौरान सतर्क रहना और सामने वाले की हर बात को ध्यान से परखना बहुत जरूरी है। दूसरा कदम है इन ट्रिक्स को सीधे नाम से पहचान कर सामने रखना।
अगर सामने वाला गलत तथ्य दे रहा है तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वह सही नहीं है, आइए हम इसको जांच लें। अगर सामने वाला समय का दबाव बना रहा है तो आप कह सकते हैं, अगर फैसला इतना अहम है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। तीसरा कदम है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर वापस आना। जब भी सामने वाला चाल चलता है तो बातचीत को निष्पक्ष मानकों पर वापस ले आइए। इससे उसकी चाल की धार कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक बिजनेस डील कर रहे हैं और सामने वाला बार बार कहता है, अगर आप अभी साइन नहीं करेंगे तो ये डील किसी और को मिल जाएगी। यहां वह दबाव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप डरकर तुरंत साइन कर देंगे तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर ऑब्जेक्टिव मानकों पर डील की तुलना करेंगे, जैसे मार्केट की कीमतें, प्रोडक्ट की क्वालिटी, लॉन्ग टर्म फायदे, तो आपको सही निर्णय लेने में आसानी होगी। निगोशिएशन में सबसे अहम है काल्म रहना। अगर आप गुस्से में आकर सामने वाले की चाल का जवाब देंगे तो वही उसकी जीत होगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर चाल को पहचानते हैं, उसे सामने रखते हैं और बातचीत को ईमानदार मानकों पर वापस लाते हैं, तो आप नेगोशिएशन को सही दिशा में ले जाते हैं। चैप्टर 9, हाउ डू आई ट्राई आउट दीज आइडियाज विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क। निगोशिएशन की तकनीकें पढ़ने और समझने के बाद सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर मैंने इनको इस्तेमाल किया और गलती हो गई तो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे नई निगोशिएशन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो सामने वाला नाराज हो सकता है, डील खराब हो सकती है या फिर वे खुद नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए फिशर और यूरी इस चैप्टर में बताते हैं कि इन आइडियाज को कैसे आजमाया जाए ताकि रिस्क कम से कम रहे। सबसे पहली सलाह है छोटे स्तर पर अभ्यास करना। आप तुरंत किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट या लाइफ चेंजिंग नेगोशिएशन में यह तकनीकें आजमाने न लगें। पहले छोटी छोटी सिचुएशंस चुनें, जैसे दोस्त या परिवार के साथ कोई सिंपल नेगोशिएशन, ऑफिस में किसी सहकर्मी से काम बांटने की बात या फिर किसी दुकान पर बार्गेन करना। इन छोटे अनुभवों से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप देख पाएंगे कि कौन सी टेक्निक आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार है। दूसरी बात है रोल प्ले का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी महत्वपूर्ण निगोशिएशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले रिहर्सल कीजिए। किसी दोस्त या सहकर्मी को सामने वाला मानकर उनसे बातचीत की प्रैक्टिस करें। इससे आपको अपनी स्ट्रैटेजी के लूप होल्स दिखेंगे और आप पहले से तैयार हो पाएंगे। तीसरी बात, बांटना। बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट को हमेशा तैयार रखना। जब आप जानते हैं कि आपके पास फॉल बैक ऑप्शन है तो रिस्क कम हो जाता है। यह आपको नेगोशिएशन में कॉन्फिडेंस देता है और आप बिना डर के नए तरीके आजमा सकते हैं। चौथी बात, सीखते हुए बढ़ना। नेगोशिएशन की कला एकदम से परफेक्ट नहीं होती। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें निखरेंगे। शुरुआत में गलतियां होना नॉर्मल है। फिशर और यूरी कहते हैं कि इन आइडियाज को अपनाने का सबसे सुरक्षित तरीका है इन्हें धीरे धीरे और समझदारी से अपनी बातचीत में शामिल करना। आखिरकार नेगोशिएशन की टेक्निक्स रिस्क नहीं बढ़ाती बल्कि रिस्क कम करती हैं, क्योंकि जब आप बिना स्ट्रैटेजी के बातचीत करते हैं तो आपके हारने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जब आप सोच समझकर सिस्टमैटिक तरीके से नेगोशिएशन करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 10, कैन द वे आई नेगोशिएट रियली मेक अ डिफरेंस इफ द अदर साइड इज मोर पावरफुल। नेगोशिएशन में पावर इम्बैलेंस सबसे बड़ी चुनौती होती है। जब सामने वाले के पास ज्यादा रिसोर्सेज हों, ज्यादा इन्फ्लुएंस हो या फिर आपको उसकी ज्यादा जरूरत हो, तो सवाल उठता है कि क्या आपकी नेगोशिएशन स्टाइल सच में फर्क डाल सकती है। फिशर और यूरी इस चैप्टर में बताते हैं कि हाँ, फर्क जरूर पड़ता है अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पावर सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं आती, पावर आपकी ऑल्टरनेटिव्स से भी आती है। यानी अगर आपके पास अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं तो सामने वाला उतना ताकतवर नहीं रह जाता। यही कारण है कि बांटना सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। एक मजबूत बांटना आपको ताकत देता है और सामने वाले को महसूस कराता है कि आप पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं हैं। दूसरा, नेगोशिएशन का तरीका पावर इम्बैलेंस को न्यूट्रल कर सकता है। अगर आप सीधे टकराव पर उतर आएंगे तो सामने वाला अपनी ताकत का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा।
लेकिन अगर आप इंटरेस्ट बेस्ड निगोशिएशन करेंगे, यानी पोजीशंस के बजाय दोनों पक्षों के असली इंटरेस्ट्स पर ध्यान देंगे, तो पावर इम्बैलेंस कम हो जाता है, क्योंकि अब बातचीत जीत हार के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग पर केंद्रित हो जाती है। तीसरा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पावर डिफरेंस को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप सामने वाले से कहें कि चलो इस मुद्दे को मार्केट स्टैंडर्ड्स, एक्सपर्ट ओपिनियन या कानून के हिसाब से देखें, तो बातचीत निष्पक्ष हो जाती है। इससे सामने वाला भी अपनी ताकत का मिसयूज नहीं कर पाता। एक और अहम बात है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अक्सर पावरफुल पक्ष सोचता है कि वह अपनी ताकत से सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन अगर आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाते हैं तो वह आपके साथ काम करने को ज्यादा तैयार होगा, और यह चीज लंबे समय में आपको फायदा देती है। फिशर और यूरी यह भी बताते हैं कि कभी कभी कमजोर दिखने वाला पक्ष भी नेगोशिएशन में जीत सकता है अगर वह क्रिएटिव ऑप्शंस लाता है, नए सॉल्यूशंस और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जो दोनों पक्षों को फायदा दें, सामने वाले को आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। आखिरकार निगोशिएशन का तरीका बहुत फर्क डालता है, भले ही सामने वाला ज्यादा ताकतवर हो। हमने आज गेटिंग टू यस किताब के जरिए यह समझा कि बातचीत और नेगोशिएशन केवल जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि यह समझने का खेल है कि कैसे हम अपने और सामने वाले के हितों को ध्यान में रखकर ऐसे समाधान खोजें जो दोनों पक्षों के लिए सही और न्याय संगत हों। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जब हम इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं, तथ्यों पर फोकस करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो नेगोशिएशन आसान और प्रभावशाली बन सकती है। चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में, बिजनेस करते हों या किसी सरकारी या सामाजिक मामले में बात कर रहे हों, ये तरीके हर जगह काम आते हैं। अगर आप अपने परिवार में, ऑफिस में या किसी कम्युनिटी ग्रुप में बातचीत करते हैं, तो गेटिंग टू यस की सीख आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस किताब ने यह भी सिखाया कि कभी कभी सामने वाला पक्ष ज्यादा पावरफुल हो सकता है या वह डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी, तैयारी और कम्युनिकेशन स्किल्स से आप हर परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं और अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, इस किताब से आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या लगी? क्या आपको लगता है कि आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इन तकनीकों को अपनाकर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आपके विचार और अनुभव क्या हैं। मेरी नजर में गेटिंग टू यस सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि बातचीत में जीत का मतलब हमेशा सामने वाले को हराना नहीं है, बल्कि ऐसा समाधान खोजना है जिसमें सभी पक्षों का फायदा हो। यह किताब हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वह बिजनेस में हो, ऑफिस में हो या व्यक्तिगत जिंदगी में। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने शहर और गांव के दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपको यह किताब कितनी मददगार लगी। आपकी प्रतिक्रिया और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें नए ऑडियो बुक लाने की प्रेरणा देते हैं।